Hello friends, today I'll be starting with a new topic which is Java servlets. ठीक है, तो servlets is a middleware technology. तो middleware का मतलब क्या होता है? middleware को समझते हैं तो MVC मॉडल होते हैं हम लोग. तो जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास MVC मॉडल होता है. M का मतलब होता है मॉडल, व्यू का V का मतलब होता है व्यू और कंट्रोलर, सी का मतलब होता है कंट्रोलर, उसे कहते हैं एमवीसी मॉडल. तो कोई भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर एक फ्रंट एंड होता है जहां से हम लोग यूजर से कुछ यूजर आईडी ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं और उसका बाद हमको एक वापस से रिस्पॉन्स मिलता है वेलकम या फिर सॉरी यू आर नॉट मेंबर. तो वो जो फ्रंट एंड है उसे कहते हैं हम लोग व्यू. और व्यू जो है जब हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट के ऊपर वो क्या कॉल करता है, एक सर्वर साइड प्रोग्राम को कॉल करता है जो कि हमारे पास नहीं है, वो कहीं, क्योंकि फ्रंट एंड तो हमारे मशीन पर आ रहा है, वो तो फॉर्म है, वो तो आपको नजर आ रहा है. लेकिन जब रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो रिक्वेस्ट किसको जा रही है, एक सर्वर साइड प्रोग्राम के पास जा रही है. और वो सर्वर साइड प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो आपको वैलिडेट कर रहा है. तो वैलिडेट के लिए हम लोगों ने पहले से जेडीबी से आपको कर दिखाया था कि जिसके अंदर हमारे डाटा बेस के अंदर कुछ डाटा है उसको हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो वो सर्वर साइड प्रोग्राम है उसी को हम लोग सर्वलेट कहते हैं. तो सर्वलेट एक कंट्रोलर है, मिडलवेयर है. ठीक है ना. और वो सर्वलेट जो है वो क्या कर रहा है, फ्रंट एंड से कनेक्ट कर रहा है और आपके डाटा बेस से जाकर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और वापस से रिस्पॉन्स देने का काम कर रहा है. तो सर्वलेट एक सर्वर साइड प्रोग्राम है. ठीक है ना. और जो कि यूजर से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम करता है. ठीक है ना. और सर्वलेट जो है वो किस तरीके की एप्लीकेशन बनाता है, वेब एप्लीकेशन बनाता है. तो सर्वलेट जो है वो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स HTTP प्रोटोकॉल. तो HTTP क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. तो आप कोई भी www करके कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखेंगे उसका कि HTTPS लिखकर आ जाता है. तो वो जो होता है वो हमारे ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाती है और जो रिस्पॉन्स आता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल होता है. तो वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को जो हैंडल करती है वो सर्वलेट होती है. ठीक है ना. तो सर्वलेट एक जावा की लाइब्रेरी है. ठीक है. तो ये कोर जावा से नहीं आती है. कोर जावा से तो के लिए तो हम लोगों ने जावा डेवलपमेंट किट JDK आपकी मशीन पर इंस्टॉल करा था. ठीक है ना. तो अब हम लोगों को उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए हमको एक वेब सर्वर चाहिए होता है. ठीक है ना. तो सर्वलेट के लिए, सर्वलेट चलाने के लिए आपको अपनी मशीन के ऊपर इक्लिप्स के अंदर किसको ऐड करना पड़ेगा, आपको इक्लिप्स के अंदर एक वेब सर्वर को ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड वेब सर्वर है वो अपाचे का टॉमकैट है, अपाचे टॉमकैट. ठीक है ना. तो ये जो टॉमकैट होता है, ये जो वेब सर्वर होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपका जावा सर्वलेट डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, JSDK, जावा सर्वलेट डेवलपमेंट किट. ठीक है ना. और ये जावा सर्वलेट डेवलपमेंट किट के अंदर आपको क्या मिलता है, सर्वलेट API.jar मिलती है. ठीक है ना. तो ये सर्वलेट API.jar ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड होनी चाहिए. जब तक ये सर्वलेट API.jar आपके वेब प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है तब तक आप सर्वलेट के पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर सकते, उस लाइब्रेरी को यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो टॉमकैट जो है वो आप अगर अपनी मशीन के ऊपर जैसे कि आप करना चाहेंगे काम तो आप इक्लिप्स को ऑन करिए. ये मैंने आपके सामने इक्लिप्स को ऑन कर रखा है. और इक्लिप्स के अंदर जब आपको प्रोजेक्ट बनाना था, जैसे अभी तक हम देखें ये जो प्रोजेक्ट बनाया था ये कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, तो ये सिंपल जावा प्रोजेक्ट था. ठीक है. लेकिन जब हम लोगों को वेब प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर जाकर आपको यहाँ से वेब प्रोजेक्ट नजर आएगा, वेब प्रोजेक्ट. और वेब प्रोजेक्ट में हम लोगों को कौन सा बनाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. और इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए. यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ डेमो सर्वलेट्स, डेमो सर्वलेट्स. अब यहाँ पर देखिएगा ये टारगेट रन टाइम जो ले रहा है ये अपाचे ले रहा है. ठीक है ना. तो आपके क्योंकि मैंने तो अपनी मशीन पर अपाचे 9 को पहले से इंस्टॉल कर रखा है और है ना इक्लिप्स में ऐड कर रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा. तो उस केस में अगर आपके यहाँ पर आपको नन नजर आएगा, आपको जब आपके मशीन पर इक्लिप्स नहीं होगा तो यहाँ पर नन नजर आएगा. तो उस केस में आप यहाँ पर न्यू रन टाइम पर जब क्लिक करेंगे, न्यू रन टाइम पर, तो देखिएगा यहाँ पर आपको अपाचे के सारे वर्जन्स नजर आ जाएंगे टॉमकैट के. तो आपको जो भी चाहिए लेटेस्ट, अभी जैसे 9 है, ठीक है ना, तो आपको जो भी लाइक 9 ही चाहिए तो आप यहाँ पर जब उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने 6 पर क्लिक चेक करा और 6 पर चेक करने के बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करा, तो नेक्स्ट पर
क्लिक करने के बाद अगर तो वो आपकी मशीन पर इंस्टॉल्ड है तो आप वहां से ब्राउज कर लीजिए, ठीक है ना। और वो ब्राउज के अंदर आपको क्या ब्राउज करना है, अपाचे टॉमकैट का इंस्टॉलेशन पाथ, होम डायरेक्टरी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी मशीन पर नहीं है तो यहाँ पर एक और बटन आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो आप यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर जब क्लिक करेंगे तो अपने आप ही वो आपके इक्लिप्स के अंदर डाउनलोड भी कर देगा और इंस्टॉल भी कर देगा। तो इस तरीके से आप इक्लिप्स के अंदर टॉमकैट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ऐड कर रखा है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर अपाचे टॉमकैट 9 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर न्यू रन टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर अपाचे टॉमकैट को सेलेक्ट करेंगे वर्जन को, उसके अकॉर्डिंगली वो वेब मॉड्यूल का वर्जन भी अपने आप ही ले लेगा। जैसे इसने अपने आप ही वेब मॉड्यूल का वर्जन 4 ले लिया, अब आपको यहाँ पर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग टॉमकैट को ऐड कर सकते हैं अपने इक्लिप्स के अंदर। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर ये एसआरसी बनाता है, वही एसआरसी जैसे पहले भी आप लोग बना रहे थे, एसआरसी में जावा के प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए और नेक्स्ट के अंदर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज वेब डॉट एक्सएमएल क्या होता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ये तो मैं आपको भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ये चीज समझ लीजिए कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसको चेक करना आपके लिए जरूरी है। अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो फिर ये वेब डॉट एक्सएमएल नहीं बनेगा और फिर आपका सर्वलेट भी कॉल नहीं होगा। तो इसको चेक करना आपके लिए जरूरी है और उसके बाद फिनिश पर क्लिक करना। ठीक है, जितने ये मॉड्यूल ये बना रहा है हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट होगी सर्वलेट की, जो मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से हम लोग टॉमकैट को इक्लिप्स में ऐड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो है वो है सर्वलेट का लाइफ साइकिल। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सर्वलेट के अंदर मेन मेथड नहीं होता। देयर इज नो मेन मेथड इन सर्वलेट। सर्वलेट के अंदर कोई मेन मेथड नहीं होता। तो हम लोग इसको जैसे अभी तक प्रोग्राम चलाते थे तो राइट क्लिक कर रन एज जावा एप्लीकेशन कर चलाते थे, क्योंकि उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता था, ठीक है ना। वैसे ये नहीं चलेगा। तो इसको ये जो चलेगा हमेशा ये वेब सर्वर के थ्रू ही रन होता है, ठीक है ना। तो रन एज है ना, आप जब राइट क्लिक करेंगे तो उस वहां पर जो है ऑप्शन जो आते हैं नीचे एज अ वेब एप्लीकेशन, एज अ सर्वर के तौर के ऊपर हम लोगों को इसको चलाना होता है। तो जब हम लोग सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हम लोगों ने बताया टॉमकैट सर्वर है, ठीक है ना। तो जब टॉमकैट के पास रिक्वेस्ट जाती है तो वहां पर जैसे मेन हमारा एंट्री पॉइंट था प्रोग्राम का जो मेरी क्लास को इनिशियलाइज करता था, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मेथड कॉल होता है वो कौन सा मेथड कॉल होता है, वो इनिट मेथड कॉल होता है। तो सर्वलेट के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल में सबसे पहला जो मेथड कॉल होता है वो इनिट मेथड होता है, जो सर्वलेट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है ना। और उसके अंदर हम वेब कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं, सर्वलेट कॉन्फिग। सर्वलेट कॉन्फिग जो है वो सर्वलेट का वर्किंग एनवायरनमेंट सेट करने का काम करता है। तो ये मेथड कौन कॉल करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा था कि मेन मेथड तो आपने देखा था कौन कॉल करता है, मैंने बोला जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल होता है। तो जीआरई जो है जावा वर्चुअल मशीन जो है वो मेन मेथड को कॉल करता है जो मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। उसी तरीके से यहाँ पर जो इनिट मेथड है वो कौन कॉल करता है, वो कौन करता है, वेब कंटेनर। तो वेब कंटेनर क्या चीज है, वेब कंटेनर सर्वलेट का एनवायरनमेंट है। जैसे जावा का प्रोग्राम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में चलता है, वैसे जो हमारा टॉमकैट है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो वेब कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर क्या करता है, सर्वलेट रन होता है। तो वेब कंटेनर क्या करता है, उसको सर्वलेट को एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट जो है, अगर हम नीचे थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, मैं अभी आगे भी दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अगर इस वाले डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये मेरा क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट जो है, अगर आप ये वाले स्क्वायर देखेंगे अंदर वाला, तो ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट किसके पास आ रही है, ये रिक्वेस्ट मेरा वेब सर्वर है। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ रही है, वो वेब सर्वर आगे रिक्वेस्ट सर्वलेट के पास भेजने का काम करता है। तो इसी वजह से जो रिक्वेस्ट आती है जब वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर इनिट मेथड को कॉल करने का काम करता है। तो ये जो है इसका मतलब कि इनिट मेथड जो है वो कौन कॉल कराता है, इनिट मेथड मेरा वेब सर्वर कॉल कराता है, ठीक है ना। और इनिट मेथड के बाद हमारा दूसरा मेथड जो कॉल होता है वो सर्विस मेथड कॉल होता है। तो सर्विस मेथड क्या जो है वो आपके यूजर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सर्विस करने का काम करता है। यूजर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सर्विस मेथड, और सर्विस मेथड जो है वो हर एक क्लाइंट का अपना अलग होगा, ठीक है ना। तो इनिट मेथड इज कॉल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बारी कॉल होगा, एक ही इंस्टेंस बनेगा। लेकिन सर्विस मेथड जो है
वो हर एक यूजर के लिए अलग अलग कॉल होते हैं। तो इसका मतलब कि सर्वलेट के इंस्टेंस मल्टीपल नहीं बनते हैं, मल्टीपल सर्वलेट के इंस्टेंसेस नहीं बनते, सर्वलेट का इंस्टेंस एक ही होता है, लेकिन हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्विस मेथड अलग अलग कॉल होता है, ठीक है ना। सर्विस मेथड जो है वो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करता है वो नॉन एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल करता है, मतलब कि जो है टीसीपी/आईपी के प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल करता है, नॉन एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल करता है। तो इसलिए ये सिक्योर नहीं होता। तो इसलिए सिक्योर वे में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, हमारे को एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो ये एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं, ये दोनों इंटरफेसेस है हमारे, ठीक है ना। तो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेसेस, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं थ्रू एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसलिए सिक्योर वे में हैंडल करा जाता है। और ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं, ये कौन सा टाइप की रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, या तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट या पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको एचटीएमएल की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप जो है कोई ट्यूटोरियल ले सकते हैं एचटीएमएल का और वहां से आप उसे स्टडी कर सकते हैं, बेसिक HTML5 के टैग्स को। और नहीं तो एक और हमारा अलग से एक ट्यूटोरियल आता है जिसमें हम लोगों का जो है, हम लोगों ने वेब डिजाइनिंग और जो है डिजिटल मार्केटिंग का हम लोगों ने एक मॉड्यूल बना रखा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने पूरा उसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और डिजिटल मार्केटिंग के SEO, SMO के पूरे ट्यूटोरियल हमने ले रखे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वो जो पोर्शन है, क्योंकि इस पोर्शन में हम लोग जावा के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वो जो HTML, CSS का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो खैर, जब आपको अगर बेसिक HTML की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा फॉर्म होता है टैग हमारा, और फॉर्म टैग जो होता है उसके अंदर दो तरीके के मेथड होते हैं, मेथड गेट होता है और मेथड पोस्ट होता है। अगर तो HTML से गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है तो सर्विस मेथड डू गेट को कॉल करता है, और अगर HTML से पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होती है तो सर्विस मेथड डू पोस्ट को कॉल करते हैं, और नहीं तो हम लोग डू गेट से डू पोस्ट को भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है ना। अब डू गेट और डू पोस्ट में क्या अंतर होता है, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है, ये चीज भी अभी हम लोग आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो मेथड होता है वो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, और डिस्ट्रॉय मेथड दो ही केस में कॉल होता है। कब दो केस में कॉल होता है, जब सर्वलेट कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही हो या फिर वेब सर्वर बंद हो जाए, तो उस केस में इनिट मेथड दोबारा कॉल होगा। तो जब तक डिस्ट्रॉय मेथड नहीं कॉल होगा, इनिट मेथड दोबारा कॉल नहीं होता। तो इनिट मेथड लाइफ साइकिल में एक ही बारी कॉल होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू आप देखें तो देखेंगे सबसे पहले इनिट मेथड कॉल हो रहा है लाइफ साइकिल में, फिर वो सर्विस को कॉल कर रहा है, और सर्विस आगे गेट टाइप की रिक्वेस्ट है तो डू गेट को कॉल करेगा, सर्विस अगर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है तो डू पोस्ट को कॉल करेगा, नहीं तो डू गेट से डू पोस्ट भी कॉल हो सकता है। और डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा जब सर्वर में कोई एरर होगा। अगर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा तभी दोबारा से इनिट मेथड कॉल होगा, नहीं तो खाली सर्विस डू गेट और डू पोस्ट, सर्विस डू गेट और डू पोस्ट ही चलता रहता है, इनिट मेथड बार बार कॉल नहीं होता। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इनिट मेथड को डिफाइन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वलेट जो है बाय डिफॉल्ट इनिट मेथड अपने आप ही मानकर चलता है कि आपने लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर आप इनिट मेथड लिख दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, अगर इनिट मेथड आपने नहीं लिखा तो भी आपका प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा। वैसे सर्विस मेथड भी डिफॉल्ट मेथड है, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सर्विस मेथड को। तो अगर आपने लिख दिया तो भी बढ़िया है, नहीं लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डू गेट और डू पोस्ट मेथड आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप सर्वलेट ज्यादातर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर इनिट और सर्विस मेथड लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इंटरनली वो कॉल हो रहा होता है। तो ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आगे हम लोग देखते हैं वो है सर्वलेट आर्किटेक्चर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो देखेंगे ये सबसे आउटर लेयर जो है स्क्वायर, सबसे बड़ा जो स्क्वायर है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर स्पेस। जैसे आप डोमेन लेते हैं तो डोमेन के साथ आप क्या लेते हैं, आप सर्वर स्पेस लेते हैं, और सर्वर स्पेस आप बोलते हैं कि भाई मेरा लाइनेक्स का सर्वर स्पेस है या विंडोज का सर्वर स्पेस है, और उस सर्वर स्पेस को लेते हैं तो वहीं पर ही आप अपना प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं। तो जो भी आपका सर्वलेट या जो भी आपका HTML, इमेजेस, CSS का जो भी कोड होता है वो कहाँ पर डालते हैं, वहाँ पर सर्वर स्पेस में डालते हैं। तो इसलिए मैंने जो सबसे ऊपर आउटर लेयर बना रखी है वो आउटर लेयर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो मैंने एक लेयर बना रखी है, एक और स्क्वायर बना रखा, और वो है टॉमकैट। तो आप जब कोई भी सर्वर स्पेस लेते हैं, तो जैसे GoDaddy से लेंगे तो GoDaddy के अंदर जावा की सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो आपको उसके अंदर ज्यादातर जो है PHP या .NET की सपोर्ट मिलती है हमारे को, ठीक है। तो आप जब भी सर्वर स्पेस परचेज करें
और आपका जावा का प्रोजेक्ट है, तो आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके सर्वर के ऊपर जावा सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, सर्वलेट सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। ठीक है ना। तो वो जो सर्वलेट सपोर्ट मिल रही है मेरे को, वो तभी मिल रही है जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरे को ये टॉमकैट उसका इंस्टॉल्ड होगा। जैसे अगर आप अपनी मशीन को ही लेकर चलें, तो आपकी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपकी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, टॉमकैट, इक्लिप्स जो भी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर लेयर बनाई है। ठीक है ना। और टॉमकैट के अंदर हम लोगों ने देखिए क्या लिख रखा है, उसके अंदर मैंने सर्वलेट लिखा हुआ है। तो इसको मतलब टॉमकैट के अंदर जो भी मेरे प्रोग्राम होगा वो टॉमकैट के अंदर बनाएंगे। ठीक है ना। और वो प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, डाटाबेस से कनेक्शन कर रहा है। तो देखेगा यहाँ पर हमारा ओरेकल का डाटाबेस है। ठीक है। तो क्लाइंट जो है यहाँ पर HTML है, और जो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट जब भेज रही है, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, तो वेब सर्वर के पास जा रही है। और वेब सर्वर क्या कर रहा है, उस रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक सर्वलेट के पास भेज रहा है, और उस टाइम पर सर्वलेट उसे सर्विस कर वापस से रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे एक और चीज़ मैंने बना रखी है, वेब XML। तो वही चीज़ अब वेब XML देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पर अभी कन्फिगर करा था, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि वेब XML को आप चेक कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब वेब XML के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिएगा मेरे पास जब ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं लॉग इन करने की, या मेरे को साइन अप करने की, या मेरे को पासवर्ड चेंज करने की, या मेरे को शॉपिंग करने की, मल्टीपल रिक्वेस्ट अलग अलग तरह, तो उसके लिए सर्वलेट भी अलग अलग बना रखेंगे। लॉग इन करने का सर्वलेट, साइन अप करने का सर्वलेट, पासवर्ड चेंज करने का सर्वलेट, पेमेंट करने का सर्वलेट। तो अब यहाँ पर बहुत सारे सर्वलेट अवेलेबल है, और यहाँ से रिक्वेस्ट भी अलग अलग टाइप की आ रही है। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से सर्वलेट को कॉल करनी है। मतलब कि लॉग इन करने के लिए रिक्वेस्ट है तो कौन सा सर्वलेट कॉल करूँ, साइन अप कर रहा हूँ तो कौन सा सर्वलेट कॉल करूँ। तो वो रिक्वेस्ट की जो मैपिंग होती है वो web.xml में होती है। तो web.xml में जो होती है वो रिक्वेस्ट की मैपिंग में ये बताता है कि लॉगिन टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है तो लॉगिन सर्वलेट कॉल करो, साइन अप टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है तो साइन अप सर्वलेट करो। तो इसलिए web.xml अगर नहीं होगा, उसमें मैपिंग नहीं होगी, तो फिर आपका सर्वलेट कॉल नहीं होगा। ठीक है ना। वो मैपिंग कैसे होगी वो भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे। ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी बताया था दो तरीके के मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। तो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट और गेट टाइप की रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे डू गेट में लिखा मैंने कि डू गेट इज अ डिफॉल्ट मेथड विच इज ऑटोमेटिकली कॉल। तो इसका मतलब है अगर किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट नहीं है, ना गेट टाइप लिखा है ना पोस्ट टाइप लिखा है, तो उस केस में सर्विस मेथड बाय डिफॉल्ट गेट टाइप की रिक्वेस्ट को ही मानकर चलेगा कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। लेकिन पोस्ट मेथड जो है वो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट नहीं होता। पोस्ट मेथड को आपको हमेशा कॉल करवाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। ठीक है ना। वो अपने आप ही नहीं कॉल होगा। और पोस्ट मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो HTML का पोस्ट मेथड सर्वलेट के डू पोस्ट को कॉल करेगा, या फिर हम लोगों ने क्या बोला, डू गेट से डू पोस्ट को कॉल कराया जा सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पर डू गेट और डू पोस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है इंटरफेसिस के रेफरेंस डू गेट और डू पोस्ट में एज अ आर्गूमेंट पास करवा देते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो डू गेट मेथड है उसके अंदर जो डाटा जाता है URL के ऊपर, वो एड्रेस बार में ऐड होकर जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो एड्रेस बार पर नजर आता है डाटा, जिसकी वजह से थर्ड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि वो सिक्योर नहीं है और लिमिटेड डाटा ही जा सकता है। जबकि पोस्ट के अंदर आप क्या देख रहे हो कि मल्टीपल डाटा बल्क के अंदर जा सकता है और वो सिक्योर होता है, वो डिस्प्ले में नजर नहीं आता। तो इसलिए नोट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लिखा है कि डू पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है और अनलिमिटेड डाटा जा सकता है उसमें, तो इसलिए डू पोस्ट मेथड को ही प्रेफरेबल यूज़ करना चाहिए। लेकिन डू गेट मेथड को भी यूज़ करना पड़ता है हमारे को। वो डू गेट मेथड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जहाँ पर सर्वलेट डायरेक्टली विदा HTML के कॉल हो रहा है। ठीक है ना। सर्वलेट डायरेक्टली विदाउट HTML के कॉल हो रहा है, या एक सर्वलेट से दूसरा सर्वलेट कॉल हो रहा है, उस केस में आप इसको कॉल करेंगे, उस केस में आप सर्वलेट डू गेट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है ना। बाकी इस सब चीज़ों का हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे 2-3, तो उससे आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी मैं एक सिंपल सर्वलेट को आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सिंपल सर्वलेट को लिखकर दिखाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि मेरा ये डेमो सर्वलेट बन चुका है। अब डेमो सर्वलेट के अंदर जाकर आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये इसमें एक वेब कंटेंट नाम का एक फोल्डर बना रखा है। तो जितने भी HTML पेजेस होते हैं, ठीक है ना, या आगे चलकर हम लोग देखेंगे JSP, वो जो होती है वो व्यू का काम करते हैं। तो वो पेजेस जो है वो कहाँ पर रहने चाहिए, वो वेब कंटेंट में रहने चाहिए। तो वेब कंटेंट में जाकर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ
न्यू, और यहाँ पर देखिए HTML लिखा है। मैं एक सिंपल HTML बना, और HTML का नाम आप मैं टेस्ट ही दे देता हूँ नॉर्मल, और फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये मेरी HTML का एक सिंपल फॉर्मेट है। HTML हेड टाइटल, तो जो भी काम कराया था बॉडी में कराया जाता है। तो बाकी मैंने जैसे आपको बोला कि HTML के आप अलग से पढ़ लीजिए अपने आप ही, और नहीं तो कोई है ना हमारे ट्यूटोरियल है आगे उसके अंदर डिटेल के अंदर, तो आप उस वाले ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हम एक फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म, और यहाँ पर मैं फॉर्म का मेथड लिख रहा हूँ और एक एक्शन लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। मैंने जैसे बताया फॉर्म के अंदर दो तरीके के मेथड होते हैं, या तो पोस्ट या गेट। ठीक है, तो अभी मैं गेट करके दिखाता हूँ, गेट। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक एक्शन दे रहे हैं। तो एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं एक सर्वलेट बना रहा हूँ, टेस्ट सर्वलेट। तो यहाँ पर देखिए कोई डॉट जावा या डॉट क्लास वगैरह कुछ नहीं लिखी जाती। डॉट का मतलब कि रूट फोल्डर के अंदर एक टेस्ट सर्वलेट नाम का सर्वलेट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर नेम। मैं ज़्यादा भी JDBC या कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहा, एक सिंपल काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक टैग बना रहा हूँ, इनपुट, नेम एट्रीब्यूट आपको देना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया T1। मैं ज़्यादा HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल ही रख रहा हूँ। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर सबमिट बटन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल एक हमने फॉर्म बनाया। तो हमेशा ज़्यादातर सबमिट जो कॉल होगा वो फॉर्म टैग से ही कॉल होगा। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट किसको कॉल करेगा, एक टेस्ट सर्वलेट को कॉल करेगा, टेस्ट सर्वलेट। ठीक है, तो अब हम एक सर्वर साइड प्रोग्राम के लिए टेस्ट सर्वलेट बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, जावा रिसोर्सेज। देखिए जावा रिसोर्सेज, और जावा रिसोर्सेज में देखिए आपको यहाँ पर SRC मिलेगा। ठीक है ना, SRC, इस SRC में जाकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, जैसे अभी तक क्लास थी उसी तरीके से देखिए यहाँ पर सर्वलेट नजर आएगा, न्यू सर्वलेट। तो आप न्यू सर्वलेट कर लीजिए। ठीक है ना, अब न्यू सर्वलेट के अंदर देखिएगा यहाँ पर क्लास का नाम। तो यहाँ पर क्लास का नाम आपको क्या देना है, जो आपने यहाँ पर दे रखा है टेस्ट सर्वलेट। तो यहाँ पर क्लास का नाम आप दे दीजिए टेस्ट सर्वलेट। ठीक है, और इसके बाद टेस्ट सबमिट करने के बाद बाकी ये तो से कुछ नहीं करना आपको, ये तो सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिनिश पर मत क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने पर देखेंगे यहाँ पर एक URL मैपिंग आ रही है। ठीक है ना, तो ये URL मैपिंग को आप जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको ऑप्शंस आ रही है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर फॉर सुपर क्लास हटा दीजिए। इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, आप देखिएगा गेट टाइप की रिक्वेस्ट ले रहे हैं। तो आपको कौन सा कॉल करना है, डू गेट कॉल करना है, तो डू पोस्ट को हटा दीजिए। इनिट मेथड मैंने जैसे बोला डिफॉल्ट ले लेता है, सर्विस मैंने बोला डिफॉल्ट ले लेता है, डिस्ट्रॉय की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम लोगों ने देखिए सिंपल उसको बिल्कुल बना रहे हैं, और हम लोगों ने क्या कर दिया उसके अंदर सिर्फ डू गेट मेथड को ऐड करा दिया और फिनिश पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक क्लास बन गई टेस्ट सर्वलेट। ठीक है ना, यहाँ पर एक क्लास बन गई टेस्ट सर्वलेट जो हमारी बनाई थी।
ठीक है ना। और टेस्ट सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP, तो जो भी सर्वलेट क्लास होती है दैट सर्वलेट क्लास शुड ऑलवेज एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, ठीक है ना। और उस HTTP सर्वलेट से हमारे को यहाँ पर डू गेट मेथड मिलता है जो कि क्या काम कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोड लिख रहे हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पर जो HTML था, इस HTML के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैंने नाम डाला है वो नाम मेरे को वहां पर जाकर गेट करना है सर्वर साइड प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं, कैसे गेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, HTML से एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट पैरामीटर। और गेट पैरामीटर कहाँ से पैरामीटर को गेट करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स से जिसका नाम T1 है। तो जो आप यहाँ पर नाम देंगे वही नाम आपको यहाँ पर देना है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नाम डालोगे वो यहाँ पर आकर इस नेम में स्टोर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मेरे को क्या काम करना है, मेरे को यही नेम को सिर्फ प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे जब हम लोग, अब हमको वापस से एक रिस्पॉन्स देना है, तो रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है, कंटेंट टाइप मीन्स फॉर्मेट टाइप हो गया, माइन टाइप हो गया, वो टेक्स्ट HTML, मतलब हम लोग उसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं या HTML के फॉर्मेट में दे सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गेट राइटर मेरा मेथड है रिस्पॉन्स का, जो कि प्रिंट राइटर रिटर्न करता है, जो कि IO पैकेज से आ रहा है, तो इसके लिए आपको IO इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जैसे अभी तक हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते थे कंसोल पर आउटपुट देने के लिए, मेरे को ब्राउजर पर आउटपुट देना है। तो ब्राउजर पर आउटपुट देने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, प्रिंट राइटर चाहिए होता है। तो मतलब कि रिस्पॉन्स का मेथड गेट राइटर रिटर्न और प्रिंट राइटर रिटर्न करना है। अब यहाँ पर मैं ओ डॉट प्रिंट एलन, जैसे मैं सिस्टम प्रिंट करता है तो ओ डॉट, अब ये कहाँ पर प्रिंट करेगा, ये मेरा ब्राउजर पर प्रिंट करेगा, ठीक है ना। ओ डॉट प्रिंट एलन में मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, यू हैव एंटर्ड, और जो भी नाम आपने एंटर करा है उसको मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ, ठीक है। सिंपल रिक्वेस्ट लेकर एक रिस्पॉन्स देने का काम कर रहा है। ये जो है, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये कोई बोल्ड नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर ही यहाँ पर ही कोई HTML का टैग भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सिंपल एक H1 टैग को इस्तेमाल करता हूँ, ये HTML का टैग इस्तेमाल, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्लस तो इसका मतलब कि ये जो भी कंटेंट है वो H1 टैग के बीच में आ गया। तो जब हम लोग कोई HTML के टैग को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो HTML फॉर्मेट हो जाएगा, क्या इसको HTML H1 टैग को इंटरप्रेट करेगा। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में और HTML फॉर्मेट में आपको अंतर समझा दूंगा। तो ओ डॉट प्रिंट एलन के बीच में अगर मैं HTML के टैग्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि वो HTML के फॉर्मेट में आउटपुट मेरे को मिलेगा, ठीक है। देखेंगे अब इसमें कोई मेन मेथड नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कोई मैं इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता जैसे अभी तक बनाते थे, टेस्ट सर्वलेट टी न्यू टेस्ट सर्वलेट टी डॉट डू गेट, ऐसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये डू गेट मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सर्वलेट क्लास को कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही बेसिकली सिंपल एक सर्वलेट है, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सेव हो गया। अब इसको चलाने का तरीका क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट में जाकर आप, एक बार मैं आपको वेब.xml भी दिखाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ,
इसको डबल क्लिक करिए तो देखिएगा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर web.xml आ जाएगा। ठीक है, तो ये web.xml जो है इसके अंदर वेलकम फाइल लिस्ट है। वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर वो फाइल्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो फर्स्ट पेज जो कॉल होता है, तो इसमें अभी हम लोगों का test.html नहीं है, तो उसको हम लोग ऐड करा देते हैं।